Hello everyone, a warm welcome to all of you to India's largest online learning platform Unacademy। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद अनअकैडमी। ये है मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और आरपीएससी के एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2015 से इसी क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा आपके प्ले स्टोर में टाइप करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसके बाद इंस्टॉल कीजिए हमारा ऐप। उसके बाद आप हमारे आरपीएससी के कोर्स से जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फायदे मिलेंगे जो कि अदर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पहला है, आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस की सुविधा, जिसमें आप आपके एजुकेटर से सीधे चैट कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आपको यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। सिलेबस के हर एक पहलू पर बात की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम कोई भी टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे। पूरी प्लानिंग के साथ पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। नेक्स्ट है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा। यहाँ पर आपको आप आपके एग्जाम में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितनी तैयारी आपकी बाकी, इन सब के एनालिसिस के लिए अनअकैडमी प्रोवाइड करती है आपको वीकली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आपने कोई भी टॉपिक स्किप कर दिया है तो उस दौरान अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा, जिसके थ्रू आप आपके वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम पर देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर में अनअकैडमी आपको बहुत ही कम फीस में बहुत बेहतरीन फैकल्टीज प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर आपको आरपीएससी का 1 साल का कोर्स मात्र 7,000 रुपए में देखने को मिलेगा। 2 साल का कोर्स मात्र 8400 रुपए में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए डिस्काउंट की, तो मेरे नाम का एक छोटा सा कोड है दिलीप10। अगर आप अप्लाई करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे, तो 7,000 का कोर्स मात्र 6300 रुपए में और 8,400 का कोर्स आपको 7560 रुपए में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है यहाँ पर एक और सुविधा। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट अगर डायरेक्ट ये फीस पे नहीं कर पा रहा है तो उस दौरान अनअकैडमी प्रोवाइड करती है इंस्टॉलमेंट की सुविधा, जिसके अंदर लगभग 1 साल का जो कोर्स है आपका, उसमें 525 रुपए की इंस्टॉलमेंट पर मंथ आपको चुकानी होगी और 2 साल के कोर्स में 315 रुपए, मात्र 315 रुपए, जो कि एक स्कूल की फीस से भी कम है। इतना सा अमाउंट आपको पर मंथ जमा करवाना है। क्लियर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 साल का कोर्स आप लें। 2 साल का कोर्स का फायदा ये है कि अगर आप 1 साल में 7,000 रुपए पे करते हैं और उसमें 1 महीने की राशि और जोड़ दें, तो इतने सी राशि में आपको 2 साल का कोर्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की। हम बात करते हैं कि पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल मतलब कोशिका चक्र। कोशिका चक्र मैंने आपको वहां पर बता दिया था कि किस टाइप से कोशिका चक्र होता है। एक कोशिका पूरा ग्रोथ करेगी, फिर विभाजित करेगी, फिर वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाती है और उसके बाद वापस से वो ग्रोथ करती है, फिर सेल डिवीजन करती है। इस पूरे चक्र को कहा जाता है सेल साइकिल या कोशिका चक्र। ठीक है, तो आपने अगर सेल साइकिल अगर नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सेल साइकिल मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन क्या होता है ओवरऑल, जैसे मोटा मोटा हम कहें कि ये सेल है। अगर सेल को बांट दिया जाए 2 टुकड़ों में, इसका जो सारा अंदर का जो भी कुछ मामला है वो सारा हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया इन दोनों को, तो हम कहते हैं क्या कि भाई सेल डिवाइड हो गई है। क्लियर है। कैसे हुई है, कैसे ये सब कुछ बांट देती है सारा सब कुछ। सेल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि सेल जो कुछ भी बांटेगी, वो बांटने के लिए जो सामान बनाती है वो बनाती है सेल साइकिल के अंदर। मैंने आपको 2 फेज बताई थी, एक तो इंटरफेज और दूसरी एम फेज। तो एम फेज की बात हम अब करेंगे। ठीक है, जो आई फेज था जो हमने पिछला देख लिया था, मतलब जो कोशिका विभाजन के लिए जो तैयारी करती है वो आई फेज में करती है। उसमें हमने कहा था G1 फेज, दूसरा S फेज एंड G2 फेज। ये 3 फेज मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताए थे। ठीक है, तो अब हो चुकी है तैयारी। तैयारी के बाद बात आती है एम फेज, जिसमें हमने डिविजनल फेज कहा था या विभाजनशील प्रावस्था कहा था। ठीक है, तो विभाजनशील प्रावस्था जो है अब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे विभाजन किया जाता है। तैयारी किस किस चीज की कहां कहां पर होती है, डीएनए कहां बनता है, एटीपी कहां बनता है, एंजाइम्स कहां बनते हैं, प्रोटीन कहां बनती है, ये सब चीजें हम पिछले वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। तो हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन में हम पहली लाइन देखते हैं,
सेल डिवीजन इज द एक्शन बाय विच डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। हमने कहा कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है, क्रिया है जिसके द्वारा जनक कोशिका पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है या जनक कोशिका द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो कोशिका है इसको कहा जाता है जनक कोशिका। ये विभाजित हो जाती है दो पुत्री कोशिकाओं में, तो ये पेरेंट सेल है या मदर सेल है और ये दोनों डॉटर सेल है। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन फाउंड इन ऑल सेल्स बट वंस the division of mature red blood cells, nerve cells, line cells and male and female gametes doesn't occur again। हम कहें कि जितनी भी सभी कोशिकाएं हैं आपके बॉडी में, जितनी भी कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, ये सभी कोशिकाएं विभाजन करती हैं या इन सभी कोशिकाओं में विभाजन पाया जाता है। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। मान लीजिए आपके शरीर पर चोट लगी, स्किन के ऊपर कोई घाव हो गया, तो आने वाले 10-20 दिन में ये घाव भर जाता है। ठीक है, ये घाव भर जाएगा, मतलब वहां की जो कोशिकाएं हैं, जो स्किन की जो कोशिकाएं हैं, उन्होंने विभाजन किया और विभाजन करने के बाद में वो घाव भर गया है। ठीक है, लेकिन शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, विभाजन नहीं करती। अब वो विभाजन नहीं करती, क्यों नहीं करती है, क्या रीजन होता है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि एक फेज होती है G0 फेज या G0 फेज। कोई भी कोशिका अगर उस फेज में चली गई तो वो विभाजन नहीं करती है। तो आपके अंदर एग्जांपल आपको याद रखनी है, ब्लड सेल मतलब आपकी आरबीसी, दूसरी नर्व सेल मतलब आपकी तंत्रिका कोशिका, आपकी लाइन सेल, मेल एंड फीमेल गैमेट्स मतलब नर और मादा युग्मक जो कि स्पर्म होता है और एग सेल होता है। नर युग्मक मतलब स्पर्म शुक्राणु और एग सेल मतलब अंडाणु अंड कोशिका। ये एक बार बनने के बाद कभी भी विभाजित नहीं होती। ऐसा नहीं है स्पर्म के अंदर कोई विभाजन हो गया और आगे और दूसरे स्पर्म बन गए, ऐसा नहीं होता है। एग एक बार विभाजित हो गया इसके बाद में दूसरा एग नहीं बनता। ठीक है, ऐसा जरूर होता है कि स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज हो जाए, आगे जाइगोट बने और फिर उनमें कोशिका विभाजन हो। ठीक है, लेकिन स्पर्म और एग में कोशिका विभाजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ठीक है कोशिका विभाजन हम देख रहे हैं, लेकिन कोशिका विभाजन होता कितने टाइप का है, कितने टाइप का कोशिका विभाजन आपको देखने को मिलेगा, और उन जो प्रकार हम देखने कि किस आधार पर इनको बांटा गया है कि भाई हम 3 प्रकार आपको स्लाइड पर दिख रहे होंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो 3 टाइप के सेल डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन भाई ये 3 टाइप के तो है, लेकिन इन 3 टाइप के अंदर किस आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है। तो हम ओवरऑल कहें कि जो सेल डिवीजन आपका है, सेल डिवीजन 3 टाइप का आपको देखने को मिलेगा। पहला ए माइटोसिस। किसी से सवाल पूछा जाता है कि सेल डिवीजन कितने टाइप का है, तो आप जवाब देते हो सर 2 टाइप का, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस के अलावा भी एक कैटेगरी और आपको यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ, ए माइटोसिस। ठीक है, दूसरा जैसा कि आप सब जानते हो माइटोसिस, और तीसरा भी आप जानते हो मियोसिस। तो ये समसूत्री विभाजन है, ये अर्धसूत्री विभाजन है, और ये ए माइटोसिस असूत्री विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है, असूत्री विभाजन कहलाता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो सेल डिवीजन 3 टाइप का यहाँ पर हो गया, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो प्लीज आप इन तीनों को याद रखिए कि किस किस हिसाब से यहाँ पर सवाल पूछे गए, तीनों पे ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपका ए माइटोसिस देखते हैं। ठीक है, ए माइटोसिस यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि किस टाइप से सवाल पूछे गए, मैं बताता हूं आपको। इस टाइप के विभाजन में, इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट डायरेक्टली विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रेशनल फाइबर्स। हम कहें कि मान लीजिए कि विभाजन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये एक सेल है और ये सेल जब बंटवारा करती है तो बिल्कुल बराबर का बंटवारा करेगी। ठीक है, बराबर का बंटवारा करती है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है ए माइटोसिस मतलब असूत्री। इसके अंदर कोई भी तर्कु तंतु का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फाइबर्स नहीं बनेंगे। ये तर्कु तंतु क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे बताऊंगा कि किस टाइप से तर्कु तंतु का निर्माण होता है, किस टाइप से विभाजित होती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए ये सेल है, इस सेल को रेंडमली डिवाइड कर दिया जाए, मतलब रैंडम डिवाइड मतलब इसमें कोई भी किसी को भी बराबर नहीं बांटा गया। मान लीजिए यहाँ पर 3, 4, 5, 10 आम पड़े हुए हैं और 2 आदमी है, तो मैंने रैंडमली उनको बांट दिया, ये एक तू ले, इस तरीके से रैंडमली, मैंने गिने नहीं कि उनको कितने दे दिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत सारी संख्या के अंदर आम पड़े हुए हैं, मान लीजिए
ठीक है, एक ये दूसरा आदमी है, तो मैंने रैंडमली इनको बस ऐसे बोला, इधर वाले आम तेरे हैं, इधर वाले आम तेरे हैं, ठीक है। तो मैंने रैंडम कोई भी साइंटिफिक एक तरीका नहीं अपनाया बंटवारे का, मैंने बस रैंडम एक इस तरीके से एक लाइन खींच दी, इस तरफ आने वाले तेरे हैं, इस तरफ आने वाले तेरे हैं। तो इस टाइप का जो विभाजन अगर कोशिका में हो, कोशिका में अगर इस तरीके का विभाजन होता है तो उसको आप क्या कहते हो, उसको कहते हो आप ए माइटोसिस। ये कोशिका की, और इसमें रैंडमली बीच में से कोई भी विभाजन कर दिया गया, ठीक है। बंटवारा इस तरीके से नहीं होगा कि आधा इस कोशिका को दे दिया और आधा इस कोशिका को, नहीं, ठीक है, रैंडम हमने विभाजित कर दिया, दो असमान, किसी के पास ज्यादा आ गया, किसी के पास कम आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस और मियोसिस में पूरी एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू क्या होता है, डिवीजन होता है, बिल्कुल आधा आधा बंटवारा होगा वहां पर। यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसको बोला ए माइटोसिस। माइटो, माइटो का मतलब होता है सूत्र, माइटो का मतलब क्या होता है, सूत्र या धागा, धागा। जिसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है सूत्र कणिका। क्या होता है, सूत्र कणिका। जैसे मैं बोलूं माइटोसिस, माइटो का मतलब होता है धागा, वहां पर धागे बनते हैं, वहां पर फाइबर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फाइबर बनता ही नहीं है, यहाँ पर कोई फाइबर नहीं बनेगा। फाइबर बीच से दो भागों में बांटने वाले जो फाइबर होते हैं, जिनको आप तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर नाम देते हो, वो उसका निर्माण यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा कौन सा विभाजन जहां पर तर्कु तंतु का निर्माण नहीं होता। आप बोलोगे सर ए माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस और मियोसिस दोनों के अंदर आपको तर्कु तंतु का निर्माण जो है, फाइबर का जो निर्माण है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के विभाजन में बिना तर्कु तंतु के निर्माण के सीधे केंद्रक दो असमान भागों में बट जाता है। दिस हैपन्स इन प्रोकैरियोट एंड सम एल्गी। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ए माइटोसिस मिलेगा कहां पर। क्या हमारे अंदर ए माइटोसिस मिलता है, क्या बाकी सब जीवों में ए माइटोसिस मिलता है? तो आप बोलोगे सर जितने भी हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, इनमें ए माइटोसिस नहीं मिलता। ये बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही पुरानी टाइप की, प्रिमिटिव टाइप का सेल डिवीजन होता है। ये आज के टाइम पर जो हायर एनिमल्स है, उच्च जंतु हैं, ठीक है, उच्चतर जंतु है, उनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो किन में मिलेगा? जो लोअर टाइप के एनिमल है, निचले टाइप के जो जंतु हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से? तो हम डायरेक्टली बात करें प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोट्स जो है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। कुछ एल्गीज होती है, उनमें भी आपको देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोट्स का अगर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, बैक्टीरिया, या जिनको आप कहें जीवाणु, तो बैक्टीरिया या जीवाणु जो है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसके लिए? ए माइटोसिस का। तो ए माइटोसिस में जैसे मान लीजिए ये कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया को दो भागों में बीच में से तोड़ दिया गया, तो एक बैक्टीरिया ये हो गया, एक बैक्टीरिया दूसरा ये वाला हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके का जो विभाजन होता है, एक बैक्टीरिया ये, एक बैक्टीरिया ये, तो दो भागों में ये बट गया। इस तरीके का जो विभाजन होता है वो कहलाता है एमाइटोसिस। तो और आप अगर आपसे पूछा जाए एमाइटोसिस क्या होता है, बोला किसी भी कोशिका को रैंडमली दो भागों में बांट दिया असमान रूप से, वो होता है एमाइटोसिस। दूसरा जवाब, दूसरा सवाल कि कहां पर आपको एमाइटोसिस देखने को मिलेगा? आप बोलोगे सर प्रोकैरियोट्स के अंदर, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं, उनमें सब में आपको देखने को मिलेगा एमाइटोसिस, ठीक है। बात की जाए कुछ एल्गी जो है, सम एल्गी मतलब कुछ शैवाल जो है, उनमें भी आपको एमाइटोसिस देखने को मिलेगा। तो एमाइटोसिस को यहाँ पर डिटेल स्टडी नहीं करनी है, ज्यादा सवाल यहाँ पर नहीं पूछे जाते, पूछे गए तो एग्जाम्पल से पूछे गए हैं, और किस तरीके से बढ़ता है उस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है, डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, आपको चार आपको एग्जाम्पल ऑप्शंस दे दिए, उसमें कहीं ना कहीं मेंशन किया गया बैक्टीरिया, ठीक है, और आपसे पूछा गया निम्न में से कौन से जीव के अंदर एमाइटोसिस देखने को मिलता है। तो वहां पर अगर आपको प्रोकैरियोट्स नहीं दिखा तो आपको टिक करना है बैक्टीरिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया भी अपने आप में क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। तो प्रोकैरियोट नाम अगर नहीं दिख रहा है तो वहां पर देखिए कि कौन सा जीव है जो प्रोकैरियोट्स में आता है, वो जीव डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका माइटोसिस, तो इसको हम डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब आप जो मेनली जो हम सेल डिवीजन में पढ़ते हैं वो है आपका माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस जो है, तो माइटोसिस का वीडियोस अलग मैं बना रहा हूं, मियोसिस का हम एक अलग से पूरा वीडियो देखेंगे कि मियोसिस कैसे कैसे
आगे आपको म्यूसिस के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं किसकी, माइटोसिस की। तो माइटोसिस में आपको क्या देखने को मिलता है, तो ओवरऑल हम कहें कि माइटोसिस होता क्या है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि ओवरऑल माइटोसिस क्या होता है। मान लीजिए ये कोई सेल है। अब माइटोसिस और मियोसिस समझने से पहले आपको थोड़ी बहुत कुछ चीजें समझनी होंगी। क्या क्या चीजें समझनी होंगी, आपको समझना होगा 2n क्या होता है, आपको समझना होगा n क्या होता है। ठीक है, आपको समझना होगा 2n मतलब आपको द्विगुणित या डिप्लोइड, डिप्लोइड सेल, या इसको हिंदी में कहा जाता है द्विगुणित कोशिका, और दूसरा n को कहा जाता है अगुणित, या अंग्रेजी में कहा जाता है हैप्लोइड, हैप्लोइड सेल। ठीक है, तो डिप्लोइड सेल क्या होता है और हैप्लोइड सेल क्या होता है। तो मैं ह्यूमन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखूं, तो ह्यूमन सेल के हिसाब से देखूं, मान लीजिए ये कोई भी ह्यूमन सेल है या मानव कोशिका है। आप सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे दुनिया को पता है कि एक ह्यूमन सेल के अंदर अगर मैं गुणसूत्रों की बात करूं कि कितने गुणसूत्र आपको देखने को मिलेंगे, तो सबका जवाब रहता है 23 गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र। तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप बोलेंगे सर 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी होती है। ठीक है, 23 जोड़ी मतलब टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं कोशिका के अंदर। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर कि अगर गुणसूत्रों की संख्या अगर आधी होती है, ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि 46 गुणसूत्र है, ये तो पूरे गुणसूत्र हैं, लेकिन अगर किसी कोशिका में 23 गुणसूत्र अगर होते तो हम क्या कहते, तो ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, उसको आप क्या कहते हो, अगुणित कोशिका। तो ये जो कोशिका है वो कैसी है, एन है, अगुणित है, हैप्लोइड है। मान लीजिए किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, पूरी है या दुगनी है, मतलब 46 है, इस टाइप की कोशिका कहलाती है डिप्लोइड या 2n या द्विगुणित कोशिका। ठीक है, तो आप कहें द्विगुणित और अगुणित। ठीक है, और बहुगुणित मतलब कि जो गुणसूत्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो मैं आगे बताऊंगा जेनेटिक्स में कि बहुगुणित क्या होता है। तो उनको कहा जाता है आपका पॉलीप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें जो है इनसे आपका काम चल जाएगा, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित का मतलब n, n तो हम ह्यूमन के अगर केस में अगर बात करें तो 23, और अगर हम 2n की बात करें तो यहाँ पर 46 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, माइटोसिस की। माइटोसिस पे हमारे मुद्दे पे वापस आते हैं, ये बेसिक आपको क्लियर करवा रहा था। ठीक है, तो बेसिक क्लियर करने से पहले हम स्लाइड को एक बार साफ कर लेते हैं, क्योंकि स्लाइड हमारे काम करने आने वाली वापस। तो हम माइटोसिस के अगर बारे में अगर देखें, तो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस और कहां कहां पर यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम हमारे मुद्दे पर वापस आते हैं। देखिए, माइटोसिस का मतलब यहां पर किस चीज से है, कोई भी एक सेल है, ह्यूमन सेल, हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा कितना, 46। ये है आपकी मदर सेल, ये क्या है आपकी मदर सेल, मतलब ये है मातृ कोशिका। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। माइटोसिस हिंदी में समसूत्री विभाजन, नाम से पता चल रहा है समसूत्र मतलब समान, समानकारी विभाजन। इसका दूसरा नाम होता है इक्वेशनल डिवीजन, इसको आप नाम देते हो अंग्रेजी में इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब यहां पर क्या है, समानकारी विभाजन, समानकारी विभाजन। कैसे, 46 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर जब पुत्री कोशिकाओं में बढ़ता है, जब पुत्री कोशिकाओं में समान बटेगा, पहली बात कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है, जवाब माइटोसिस में कितनी कोशिकाएं बढ़ती हैं, मतलब कितनी कोशिकाएं आपको रिजल्टेंट परिणामी कोशिकाओं के रूप में मिलेगी। तो आप जवाब देंगे सर एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो हम कहें कि यहां पर हमको दो डॉटर सेल प्राप्त होती है, दो डॉटर सेल मिलेंगी, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब दो पुत्री कोशिकाएं तो है, लेकिन यहां पर गुणसूत्रों की किस हिसाब से बंटवारा होता है, तो आप बोलेंगे सर गुणसूत्र जो है बिल्कुल समान, बिल्कुल समान। यहां पर समान बोला ना, समानकारी विभाजन, इक्वेशनल डिवीजन, तो जितने क्रोमोसोम यहां पर थे उतने ही क्रोमोसोम पुत्री कोशिकाओं के अंदर मिलेंगे। यहां पर बोला 46 और यहां पर बोला 46, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन डॉटर सेल एंड मदर सेल। तो हम कहें मदर सेल और डॉटर सेल में दोनों में पुत्री कोशिका और जो मातृ कोशिका है दोनों में
क्रोमोसोम की जो नंबर्स है वो सेम रहेंगे। आप बोलोगे सर दो तो बंटवारा कर दिया, अब ये बताइए मुझे कि नंबर सेम कैसे रहेगी। ठीक है, बंटवारा जब आप कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो तो उससे पहले एक फेज आई थी, कौन सी? इंटरफेज। ठीक है, इंटरकाइनेसिस इसको आपने कहा था, इसमें आपने पढ़ा था सबसे पहले G1, उसके बाद S और उसके बाद G2। जब मैंने S फेज आपको पढ़ाया था तो S फेज में मैंने कहा था S फेज को कहा जाता है सिंथेसिस फेज, जिसमें किसका सिंथेसिस होता है? डीएनए का। डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए दुगना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए पहले दुगना होता है। ठीक है, डीएनए दुगना हो गया, उसके बाद यहाँ पर बंटवारा किया जाता है। तो पहले कोशिका इकट्ठी कर लेती है, जो क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसको दुगना कर लिया जाता है। दुगना करने के लिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर बांटना है, क्योंकि एक सेल और इस सेल के अंदर आपको क्रोमोसोम को बांटना है, इसीलिए वहां पर दुगना कर लिया जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा कितनी रहेगी? सेम। इसीलिए इस विभाजन को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक पुत्री कोशिका, सॉरी, एक मदर सेल, एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, दो डॉटर सेल में बढ़ जाती है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहते हैं? सेम रहते हैं, आधे नहीं होंगे। इसी आधार पर इसको नाम दिया गया समसूत्री विभाजन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन द पेरेंट सेल फॉर्म प्रोजेनेटर सेल विद टू क्रोमोसोम नंबर्स। ठीक है, तो हम इस प्रकार के कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जनक कोशिका दो गुणसूत्र वाली संतति कोशिका का निर्माण करती है। दो समान गुणसूत्रों वाली क्या करती है? संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। देयर आर टू स्टेज ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस के कितने स्टेज हैं? कितने स्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे? बोला यार माइटोसिस के स्टेज किस टाइप के स्टेज? हमें समझ नहीं आएगा सर स्टेज का मतलब क्या है यहाँ पे। तो माइटोसिस जो है आगे कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, माइटोसिस कितने भागों में बटा हुआ है और किस तरीके से हम माइटोसिस को आगे देखते हैं कि भाई जो विभाजन हो रहा है, ऐसा नहीं कि बस टुकड़ों में तोड़ दिया सेल को, ये लो दो कोशिका में बट गई है। ये अपने आप में बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जटिल प्रोसेस होती है कि कैसे इस प्रोसेस को आगे, ये फिनोमेना कैसा किस तरीके से होता है। तो हम देखते हैं कि जो आपका ये सेल है, ये सेल है, ये जब बटेगी आगे तो भाई दो तरीके से बढ़ती है। ठीक है, दो तरीके से कैसे बढ़ती है? क्योंकि इस सेल के अंदर दो चीजें होती है बांटने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी घर के अंदर अगर बंटवारा हो रहा है तो उस घर के अंदर क्या क्या चीजें, किस किस चीजों का बंटवारा होता है? दो बेटों में किस किस चीजों का बंटवारा करेगा उनका बाप? तो बोलेगा सर दो चीजें होती है, एक तो उस घर के अंदर, जिस घर का बंटवारा हो रहा है उस घर के अंदर कुछ सामान है। क्लियर है? उस घर में कुछ सामान है, गहना जवाहरात कैश जो भी कुछ है वो बराबर बंटवारा कर दिया जाएगा कि जो गहना था वो एक छोटे बेटे और बड़े बेटे में बराबर बटेगा। उसके बाद में वो जो घर है, वो जो जमीन है, वो भी बिल्कुल आधी आधी बांट दी जाती है छोटे और बड़े भाई में। क्लियर है? उसी हिसाब से इस सेल के अंदर क्या चीजें हैं बांटने के लिए? तो दो चीजें होती है बांटने के लिए। एक तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा साइटोप्लाज्म, और एक दूसरा दिख रहा होगा यहाँ पर कोशिका के जस्ट बीच में जो मैंने बनाया है, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियस या केंद्रक। क्या कहते हो? केंद्रक। तो यहाँ पर दो चीजों का बंटवारा होता है। पहला होता है केंद्रक का बंटवारा, न्यूक्लियस का, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म का, मतलब कोशिका द्रव्य का। तो दो प्रकार के बंटवारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देयर आर टू स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस दो स्टेज में होती है। दो स्टेज कौन से होंगे? पहला स्टेज होगा जिसमें आपका केंद्रक डिवाइड होगा, केंद्रक बटेगा, और दूसरा जिसमें आपका साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा। तो जब केंद्रक का बंटवारा होता है तो इसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, हम कहेंगे क्या? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो आपको शब्द अगर कहीं भी देखने को मिले तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था, जब प्रो कैरियोटिक सेल और न्यू कैरियोटिक सेल्स बढ़ाया था, उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियर, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन होना, काइनेसिस का मतलब होता है टुकड़े होना। क्लियर है? तो मतलब न्यूक्लियस के टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हमने कहा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो हम पहला पढ़ते हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, हम आगे देखते हैं। तो हमने कहा केंद्र का जो विभाजन होता है उस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? कैरियोकाइनेसिस कहा। इन दिस स्टेज
टू प्रोजेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन न्यूक्लियस। जैसे मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस जो है वो आगे बढ़ जाएगा, कोशिका विभाजित नहीं हुई है, अभी सिर्फ क्या हुआ है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में बट गया है। देखिए यहाँ पर दो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आगे क्या होगा, आगे होगा आपका साइटोप्लाज्मिक जो है डिवीजन। साइटोप्लाज्म, अब जो साइटोप्लाज्म है वो डिवीजन, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। उसके बाद ये कोशिका अलग हो जाएगी इस केंद्रक को लेके, ये कोशिका अलग हो जाएगी इस केंद्रक को लेके, ठीक है। अब ये प्रोसेस जितना आसान हमने अभी बताया उतना आसान ये नहीं होता। अब ये जो प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक जो है, मतलब इस केंद्रक के जो दो टुकड़े हुए हैं, इन टुकड़ों को होने में कितनी सारी चीजें, कितने स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे, कितने सारे चरण आपको देखने को मिलेंगे, किन किन प्रावस्थाओं के अंदर ये पूरा होता है, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा टूटा है, ये जो न्यूक्लियस टूटा है दो टुकड़ों में, किस तरीके से टूटा है, ये चीज हमको यहाँ पर देखनी है। इसको पूरे को आप बोलते हो कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये साइटोप्लाज्म कैसे अलग अलग हुआ, किस तरीके से अलग हुआ, और कैसे कैसे सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमारी दिक्कत यह है कि केंद्र को विभाजित करना है, और हमको सबको पता है कि इस केंद्र के अंदर क्या है। भाई केंद्र तो विभाजित कर रहे हो आप, लेकिन इस केंद्र के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको आप विभाजित करना चाहते हो। आप बोलोगे सर आपने बताया था सेल के अंदर कि जब ये कोशिका होती है, इसमें केंद्रक होता है, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जीएम, अनुवांशिक पदार्थ, और वो अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए और होता है आरएनए। ये डीएनए और आरएनए यही तो जाएगा अगली पीढ़ी के अंदर। आपको आपके पिताजी से माताजी से क्या मिला है, डीएनए मिला है, ठीक है। तो ये कोशिका भी अपनी पुत्री कोशिकाओं को क्या देगी, डीएनए देगी, ताकि ये कोशिका अपनी इस कोशिका की तरह बने, ठीक है। तो ये कोशिका अपनी संपत्ति मतलब डीएनए, जो डीएनए आपको आपके पिताजी ने दिया है वो डीएनए आप आपके बेटों के दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे जनरेशन में चलता रहेगा। तो ये पहली जनरेशन सेल की, दूसरी जनरेशन आई, फिर ये आगे ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद ये भी डिवाइड होगी तो ये भी वही डीएनए दुगना करके इन दोनों को देगी। इस तरीके से ये आगे तरफ आगे चलता जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपका जो डीएनए है वो डीएनए क्या होगा, बटेगा, और किस तरीके से यहाँ पर बटता है ये प्रोसेस देखने वाली बात है, ठीक है। ये जो देखने वाली बात है कि किस तरीके से अब आप केंद्रक को डिवाइड करोगे। केंद्रक को डिवाइड करने का मतलब है अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, उनका डिवाइडेशन, ठीक है। तो किस तरीके से ये संपन्न होता है। तो हमने कहा इस अवस्था में केंद्रक से दो संतति केंद्रक का निर्माण होता है, और केंद्रक विभाजन निम्न प्रावस्थाओं में पूरा होता है। निम्न प्रावस्था कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर आपको चार प्रावस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। चार प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है गाइस, ठीक है। चार प्रावस्था, पहली प्रावस्था होती है आपकी प्रोफेज, दूसरी अवस्था होती है आपकी मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज, और चौथी होती है टीलोफेज, ठीक है। चार प्रावस्था आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पूरी आपका एम फेज जो होता है वो कितनी प्रावस्थाओं में बटा हुआ है, चार प्रावस्थाओं में बटा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बार सेल साइकिल में बना के दिखाता हूँ, ये सेल साइकिल में आपको बना के दिखाता हूँ कि किस टाइप से मैंने सेल साइकिल आपको बताई थी। सेल साइकिल जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो सेल साइकिल में मैंने आपको बताया था, देखिए पूरी की पूरी मैंने एक साइकिल बना के बताई थी आपको। अब मान लीजिए ये है आपका सेल साइकिल, ठीक है। इसके अंदर यहां पर कोई सेल है, ये मैंने बोला था आपको कि दो भागों में बटा होता है सेल साइकिल। सेल साइकिल दो भागों में, एक तो आई इंटरकाइनेसिस और एक एम फेज। एम फेज हम अभी पढ़ रहे हैं, डिविजनल फेज। इसमें सेल ग्रोथ करती है, ग्रोथ करके जैसे यहां पर आई सेल अब ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, तो ये है आपकी एम फेज, ये एम फेज है, और ये पूरी आई फेज है। आई फेज को आप तीन भागों में बांट सकते हो, G1 फेज, एस फेज और G2। इसकी शुरुआती वाली ये हो गई G1 फेज, ये हो गई G2 फेज, ये एस फेज हो गई, और ये हो गई G2। यहां से कोई कोशिका स्टार्ट करेगी और यहां तक आ गई, ये कोशिका यहां पर आ गई, क्लियर है। अब इस फेज के अंदर क्या हुआ, आपका वृद्धि हुई, ग्रोथ हुई। ग्रोथ होकर जैसे ये एम फेज में एंटर करेगी, एम फेज आगे कितने भागों में बटी हुई है, चार फेज में। पहली फेज प्रो फेज, फिर मेटा फेज, फिर एना फेज, फिर टीलो फेज। इस तरीके से ये फेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस जो है, मतलब आपका जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये चार फेज में होता है। पहली आती है प्रो फेज,
प्रोफेज के बाद हम जाएंगे आगे मेटाफेज में, मेटाफेज के बाद हम जाएंगे अगर एनाफेज में, एनाफेज से हम जाएंगे टीलोफेज में। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब बात करते हैं हम प्रोफेज में क्या होता है। देखिए प्रोफेज में क्या क्या चीजें होती हैं। ये आपका है कोशिका, ये है आपका बीच में केंद्रक, ये केंद्रक के ऊपर ये केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली के अंदर आपका सारा का सारा क्या पड़ा है, जो केंद्रक जो डीएनए है वो डीएनए अंदर पड़ा हुआ है। डीएनए किस फॉर्म में है, केंद्रक के किस फॉर्म में है, क्रोमेटिन जाल के फॉर्म में है, अंदर क्रोमेटिन जाल पड़ा हुआ रहता है इस तरीके से। अब प्रोफेज में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रोफेज यहाँ पर देखिए, प्रोफेज जो है आपका पूर्व अवस्था इसको हिंदी में कहा जाता है। इन दिस फेज द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब जो गुणसूत्र अंदर है केंद्रक के, chromosome condense and connect with the spindle fiber and the nucleus membrane and nucleus become invisible. This is also called primordial। ठीक है, इस अवस्था में गुणसूत्र संघनित होकर तर्कतंतु से जुड़ने लग जाते हैं तथा केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अदृश्य और आद्यावस्था भी कहते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि ये जो आपका केंद्रक था, ये केंद्रक है, इसके अंदर आपका क्या है। इस डायग्राम को अभी आप मत देखो, ठीक है, इस डायग्राम को अभी आपको नहीं देखना है। मैंने कहा ये कोशिका है, ये आपकी कोशिका है, ये आपका केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर ये झिल्ली है और इसके अंदर आपका आपका क्या पड़ा हुआ है, ये गुणसूत्र। और गुणसूत्र अभी जाल के रूप में है, किस रूप में है, क्रोमेटिन जाल के रूप में। अब ये गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल के रूप में जो था, सबसे पहले क्या होगा, इस गुणसूत्र को बाहर लेकर आना है। तो बाहर लेकर आने के लिए एक बाधा उत्पन्न होती है यहाँ पर किसकी, ये ऊपर देखिए झिल्ली, इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन झिल्ली। तो सबसे पहले आप इस झिल्ली को हटाना पड़ेगा, अदृश्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो झिल्ली है वो गायब हो जाती है, कहां पर, प्रोफेज में। तो सबसे पहले तो झिल्ली गायब होगी। अब देखिए जैसे झिल्ली गायब हो गई, ये झिल्ली हम गायब कर देते हैं, ये लो, ये हो गई झिल्ली गायब। अब झिल्ली गायब करने के बाद में क्या होगा, यहां पर ये जो आपको जाल आपको नजर आ रहा है इस तरीके से, ये जाल, इन जालों में संगठन स्टार्ट होगा, ये संगठित हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, मतलब इकट्ठा कोइलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें। ठीक है, अभी ये इस तरीके से पड़ा हुआ था, अब इसमें जब कोइलिंग होती है तो ये इस टाइप का रूप ले लेगा, इस तरीके से संघनित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये संघनित हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ओवरऑल ये क्या बन चुका, ये गुणसूत्र बन जाता है, संघनित, इकट्ठा होकर इकट्ठा हो गया। क्लियर है, इस तरीके से एक फॉर्म, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये फॉर्म बन जाती है, ये क्रोमोसोम, ये हो गया संघनित। तो हमने क्या कहा, इस फेज में, प्रोफेज में क्या क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो ये जो ऊपर जो इसके आवरण था, केंद्रक आवरण, ये अदृश्य हो गया, मतलब केंद्रक झिल्ली जो थी वो गायब हो गई। उसके बाद अंदर जो क्रोमेटिन जाल था, क्रोमेटिन जाल का मतलब जो अनुवांशिक पदार्थ, जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र क्या हो गए, संघनित हो गए। संघनित होकर कैसी, अब आपको नजर, अभी ये जाल था, इसमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा गुणसूत्र क्या है, ये जाल ऐसा हो गया, ये जाल संघनित होकर गुणसूत्रों के रूप में आपको नजर आने लग गया। क्लियर है, ये होता है आपका क्या, इस टाइम पे आपका ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये क्रोमोसोम हो गए। अब क्या होता है कि दोनों सेंट्रियोल, सेंट्रियोल हमने आपने पढ़ाया था, हमने कहां पर पढ़ाया था, आपको सेंट्रियोल पढ़ाया गया था सेल के अंदर। सेंट्रियोल जो तारककाय जो होते हैं, हमने कहा था तारककाय जो है तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, और कैसे निर्माण करता है वो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा। तो आप देखिए, आप तर्कु तंतु, ये जो तर्कु तंतु बन रहे हैं, आपकी जो लाइनें आपको दिख रही है, इनको आप कहते हो तर्कु तंतु। ठीक है, और ये जो है आपका है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल दोनों ध्रुव, दोनों पोलर एरियाज पर चले जाते हैं। ये आपका एक ध्रुव है, एक ये दूसरा वाला ध्रुव है, दोनों पे चले गए और इनमें से निकलते हैं धागे। इन धागों को कहते हैं आप स्पिंडल फाइबर। जो पीले कलर का, आप पीले कलर के जो तंतु आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, आपके स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर आते हैं और जुड़ने लगते हैं, कहां पर, किन से जुड़ते हैं, ये आपके गुणसूत्रों से जुड़ते हैं। ये हो गए आपके गुणसूत्र, देखिए ये गुणसूत्र से जुड़ गया, ये यहां से आकर गुणसूत्रों से जुड़ गया, ये भी गुणसूत्र से जुड़ चुका है और ये भी क्रोमोसोम से जुड़ चुका है। इधर से दूसरा वाला ये आके गुणसूत्र से जुड़ेगा, ये भी गुणसूत्रों से जुड़ेगा और इधर से ये निकलकर ये भी गुणसूत्रों से जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल प्रोफेज में क्या हुआ, हम कहें प्रोफेज में इस प्रावस्था में गुणसूत्र संघनित हो जाता है, कुंडलित हो जाता है, इसके अलावा तर्कु तंतु से जुड़ने लगता है। ये गुणसूत्र बन गया प्रॉपर, अपने साइज और शेप में आ चुका है। इसके बाद ये आपका तर्कु तंतु आएगा, इससे जुड़ेगा, जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तर्कु तंतु जुड़ने लगते हैं। इसके बाद में आपका जो
ये मैंने कहा था, ये जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। इसके बाद में आती है आपकी मेटाफेज। ठीक है, अब आपका ये जो कोशिका थी, कोशिका में जो रैंडमली ये पड़े हुए थे आपके ये क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम को क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल बीच पट्टी के ऊपर क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा या एकत्रित कर दिया जाता है। अब जैसे ही मैं कहूं कि ये सारे गुणसूत्र, अब देखिएगा आप, ये जो गुणसूत्र थे सारे का भी रैंडमली पड़े हुए हैं, तो हम कहें कि इनको एक जगह पर जमा दो। येलो हमने एक बीच की पट्टी पर जमा दिया। ठीक है, ये गुणसूत्र देखिए इस पट्टी के ऊपर जम गया है, इस पट्टी पे। ठीक है, इस पट्टी को कहा जाता है मेटाफेजिक प्लेट। इस पट्टी को क्या कहा जाता है, मेटाफेज। जिस लाइन के ऊपर ये जमे हैं उसको कहा जाता है मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, तो इस फेज में, मेटाफेज में सवाल पूछा जाए कि भाई मेटाफेज में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मेटाफेज में होता ये है कि आपके जो गुणसूत्र हैं वो सारे के सारे संघनित हो चुके प्रोफेज में। अब ये सब एक बीच में एक लाइन लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। आपको दिख रहा है ये लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन पे ये लग जाते हैं पूरे। इन दिस फेज स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड एंड द क्रोमोसोम कन्वर्स ऑन द मिडिल प्लेट। इस प्रावस्था में तर्कुतंतु का निर्माण हो जाता है। तर्कुतंतु का निर्माण हो गया। ठीक है, तर्कुतंतु के निर्माण के बाद में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर एकत्रित हो जाते हैं। देखो ये मध्य पट्टिका पर एकत्रित हो गए। अब ये मध्य पट्टिका पर एकत्रित हो गए, ये जो क्रोमोसोम है, देखिए क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से। और बीच में एक इसमें एक पॉइंट होता है, बीच में एक बिंदु, एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की। इसको कहा जाता है काइनेटोकोर। इसको कहा जाता है काइनेटोकोर। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, या तो इसको कहेंगे काइनेटोकोर, या कहते हैं हिंदी में गुणसूत्र बिंदु। ये जो काइनेटोकोर है, ये जो स्पिंडल फाइबर इस तारक काय में से निकला है, इस गुणसूत्र बिंदु या काइनेटोकोर से आकर इस तरीके से जुड़ जाता है। क्लियर है, इस तरीके से आएगा और जुड़ जाएगा, और इधर से भी आएगा और जुड़ जाएगा, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी आया और इस तरफ से भी आया, दोनों तरफ से आकर ये जुड़ जाता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अब बात करते हैं किसकी, एनाफेज की। यहां पर एक चीज और है, यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है। यहां पर क्या चीज याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए इस जगह पर क्या है आपको याद रखना है। आपको यहां पर याद रखना है कि सवाल पूछा जाता है कि यार जो गुणसूत्र है आपके प्रोफेज में बहुत ही ज्यादा क्या थे, कुंडलित थे। ठीक है, तो इस तरीके से कुंडलन आपको देखने को मिलेगा, वो इस तरीके से जाल आपको देखने को मिलता है। तो आप बता ही नहीं सकते कि यार ये क्या है, ये किस तरीके से। लेकिन आपको क्या करना है, गुणसूत्रों की संरचना को आप बहुत गहनता से अध्ययन करना है। तो आपसे पूछा जाए कि हमको गुणसूत्रों की संख्या, संरचना और उसकी आकार आकृति को प्रॉपर देखना है, तो कौन सी फेज में हम देखें। तो आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब देना है सर मेटाफेज जो है, मेटाफेज में गुणसूत्र बहुत ही स्पष्ट नजर आते हैं। देखिए ये प्रोफेज में नजर आ रहा है इस जगह, और अब ये मेटाफेज में नजर आ रहा है इस जगह पे। देखिए बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरा आपको गुणसूत्र आपको नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे सब बिल्कुल प्यारे तरीके से जचे हुए हैं, बिल्कुल मेटाफिजिक प्लेट पे, बिल्कुल सही तरीके से, डिसिप्लिन से। तो अगर आपको गुणसूत्रों की संरचना और संख्या का अगर अध्ययन करना है, तो आप बोलोगे कहां पर, कौन सी फेज में मैं करूं, तो आप बोलोगे सर मेटाफेज में कर लीजिए, क्योंकि मेटाफेज में बिल्कुल सही तरीके से आपका जो क्रोमोसोम है बिल्कुल जचा हुआ रहता है। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से कुंडलित रहता है। तो उसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए सबसे परफेक्ट जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, मेटाफेज या मध्यावस्था। उसके बाद बात करते हैं हम एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है, जैसे ही ये दोनों, ये गुणसूत्र जो है आपकी, ये जो गुणसूत्र था, मैं बता देता हूं आपको एग्जांपल से। ये गुणसूत्र, ये इसका काइनेटोकोर, इधर से तर्कुतंतु आया और जुड़ गया, इधर से भी तर्कुतंतु आया और जुड़ गया। देखिए पिछले एग्जांपल में आप देख सकते हो, इधर से तर्कुतंतु आया जुड़ गया, और इधर से भी तर्कुतंतु आया और जुड़ गया। मतलब ये इधर से तर्कुतंतु आगे जुड़ जाता है और इधर से भी आगे जुड़ जाता है। अब जुड़ने के बाद होता क्या है, जुड़ने के बाद क्या होगा कि अब ये तर्कुतंतु में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। क्लियर, खिंचाव होगा, खिंचाना। तो जैसे ही खिंचेगा तो ये बीच से, बीच पे तनाव आएगा, टेंशन आएगा, और बीच से ये टूट जाता है। बीच से टूटेगा तो एक भाग, जैसे ये अलग हो गया, ये इधर से खिंच रहा है, और दूसरा भाग
ये अलग इधर से खींच रहा है, ये बीच में से टूट गया, देखो यहाँ से ये टूट गया बीच में से, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको टूटा हुआ दिख रहा है। अब उधर से सेंट्रियोल अपने धागे को, स्पिंडल फाइबर को खींचते हैं, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये जो स्पिंडल फाइबर है इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ जा रहा है, और ये स्पिंडल फाइबर इस तरफ जा रहा है, क्लियर है। देखो अब ये सारे के सारे क्रोमोसोम आधे आधे भागों में बट गए हैं, बट चुके हैं। अब ये तंतु इस तरफ जाएगा, ये तंतु इस तरफ जाएगा, ये तंतु इस तरफ जाएगा, और ये इस तरफ, इसी तरीके से ये सारे इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। आधा आधा क्रोमोसोम बट चुका, और ये क्रोमोसोम, ये वाले क्रोमोसोम जो हैं इस तरफ जाएंगे, और ये वाले क्रोमोसोम जो हैं वो इस तरफ जाएंगे, क्लियर है, चले गए। आगे जाकर क्या होगा, जस्ट मैं इसी में बता देता हूं आपको। अब ये जो क्रोमोसोम है ये जाकर वहां पर, यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इस तरीके से इकट्ठे हो गए, यहाँ पर ये क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हुए। अब जो कुंडलन, जो एनाफेज, जो आपने प्रोफेज के अंदर देखा था, जो संगठित हुए थे, मतलब ये जो प्रोफेज में ऐसी थी, प्रोफेज में गुणसूत्रों में संगठन हुआ था, और क्या हो गया, तो गुणसूत्र ऐसे नजर आ रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो गुणसूत्र है वापस से इनका धागा जो खुलने लगेगा, मतलब वापस इनमें क्या हो गया, जो कुंडलन हुआ था वो कुंडलन खुलने लगेगा, ठीक है। जो कोइलिंग हुई थी अब क्या होगा, डिकोइलिंग होने लगेगा। अभी जैसे खुलेगा तो ये वापस से इस तरह से क्रोमेटिन जाल के रूप में बदल गया। अब ये क्रोमेटिन जाल इधर कोने पर, इस पोल पर पहुंचने के बाद में क्रोमेटिन जाल के रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए क्रोमेटिन जाल के रूप में ये बदल गया। तो इधर वाला जो क्रोमोसोम वाला पार्ट था वो ये रहा, और इधर वाला क्रोमोसोम का जो पार्ट था ये रहा, दोनों अपने अपने भागों में बट गए, ठीक है। देखो ये प्रोसेस कितने सफाई से दोनों क्रोमोसोम को क्या हो गया, बराबर भाग में बांट दिया। अब आप सोचोगे सर कुंडलन हुआ, ये सब हुआ, अब इस चीज का रीजन आपको समझ में आएगा कि क्यों कुंडलन हुआ था। मान लीजिए अब कुंडलन, मैं आपको बहुत सही तरीके से एग्जांपल देता हूं। आप मकर संक्रांति मनाते हैं, पतंग भी उड़ाते हैं। मान लीजिए आपने चरखी से मांझा निकाला, निकाल के एक जगह इकट्ठा करके और उसका इस तरीके से करके और आपने पटक दिया, और दो आदमी, अब उनको बोला कि इस मांझे को आप दोनों भागों में बांटो, बराबर भागों में। आप बोलोगे सर ये तो उलझा हुआ है, हम कैसे बताएंगे कि ये उलझा हुआ मांझा बराबर भागों में कैसे बांटेंगे हम, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक समझदार आदमी आएगा, बोला यार तुम ऐसा करो, इस मांझे को पहले सुलझाओ, सुलझाने के बाद उसकी क्या बनाओ, आप जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हो ना अंटी बनाना, उस हिसाब से उसको समेटोगे अंगुली पे। अंगुली पे समेटने के बाद आप कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हो, आप उसकी बनाते हो ना आप इस टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसमें बीच में यहाँ पर गांठ बांध लेते हो, आप इस तरीके से लपेट कर बांध लेते हो। तो ये जो है वो मांझा जो है आपने लपेट लिया, अब आपने उसको संगठित कर दिया। वो जो मांझा है आप अंगुली पे इस तरीके से लपेट लेते हो या चरखी पे लपेट लेते हो, तो अंगुली पे जब लपेटते हो आप उसको क्या कर रहे हो, संगठित कर रहे हो, क्लियर है। अब उसको आप बराबर भागों में बांट सकते हो। इसी हिसाब से आपका जो क्रोमोसोम था, जो गुणसूत्र था, इस तरीके से उलझे हुए मांझे की तरह रखा हुआ है। इस उलझे हुए मांझे को सुलझाकर हमने क्या किया, कुंडलित किया, इसको कुंडलित किया, और कुंडलित करने के बाद हमारे को ऐसा कुछ जो है देखने को मिलता है। तो इस टाइप से कुंडलन हमको देखने को मिलता है। ये है आपका क्रोमोसोम, क्लियर है। अब इस क्रोमोसोम को आप दो भागों में बांट सकते हो, पहले आप इसको नहीं बांट सकते थे, क्लियर। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें कंडेंशन करते हैं या कुंडलन करते हैं, संघनन हम इसको करते हैं। अब ये दो भागों से बीच से बट जाता है। इधर से हमने क्या किया, तर्कुतंतु फेंका, इधर से हमने तर्कुतंतु फेंका, और बीच से टूट गया, तो ये एक भाग अलग हो गया और दूसरा भाग अलग हो गया। चलो अलग हो गया, अब आप इसको वापस उलझा दो, अब वापस इसमें क्या कर दो, डिकोइलिंग कर दो, तो ये वापस कोइलिंग खुल जाती है। तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, देखो तो एक भाग ये आपका ये हो गया, एक भाग आपका ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं जेनेटिक जो मटेरियल है उसका डिवीजन हो चुका, ठीक है। तो इन दिस फेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस आर रिफॉर्म्ड। अब जो इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो कवर होना चाहिए वो कवर वापस आ जाता है, मतलब जो न्यूक्लियर जो झिल्ली थी, केंद्रक झिल्ली थी, वो इसके ऊपर वापस आ जाएगी। क्योंकि क्यों झिल्ली क्यों गायब करी थी हमने, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए। अब वो काम पूरा हो गया, अब वापस से उसको पैक करने का काम शुरू हो जाता है। तो पैक करने का काम शुरू हो गया। अब हमने क्या करा, इस जाल के ऊपर क्या कर दिया, वापस से पैकिंग के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वापस डाल दी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस डल गई है। अब हो चुका, देखिए दो केंद्रक का निर्माण, एक केंद्रक ये रहा, दूसरा केंद्रक ये रहा, इसको आप कहते हो केंद्रक विभाजन, ठीक है। तो ये होगा आपका न्यूक्लियर डिवीजन। तो ओवरऑल जैसे मैं बात करूं, एक बार आपको समझा देता हूं कि देखिए पहली थी एनाफेज, ठीक है,
एनाफेज में क्या हुआ, ध्यान से सुनना, एनाफेज में क्या हुआ, ये कोशिका थी, कोशिका के अंदर क्या था आपका, ये केंद्रक, केंद्रक के अंदर ये क्रोमेटिन जाल जेनेटिक मटेरियल था। तो प्रोफेज में क्या होता है, सॉरी एना आपकी जो प्रोफेज पहली जो फेज थी, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में सबसे पहले हमको ये झिल्ली हटानी है, ये हमने हटा दी झिल्ली, झिल्ली हटा दी, ये लो सिर्फ जाल बचा है। अब इस जाल को हमने क्या करा, संगठित करना है, मतलब गुणसूत्रों में तो बदलना है, हाँ लो हमने गुणसूत्रों में बदल दिया, गुणसूत्रों में बदल दिया, ये काम हो गया आपका प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज के बाद में क्या होगा, प्रोफेज के बाद में बात करते हैं, ये जो गुणसूत्र है सबको एक बिल्कुल लाइन पे जमाना है, ये होता है मेटाफेज में, ये लो हमने लाइन में जमा दिया, ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र, ठीक है, ये लाइन में, ये हो गया मेटाफेज में। अब यहां पर क्या होता है, इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा, सेंट्रियोल होगा, सेंट्रियोल से होंगे तारककाय, जो तारककाय है उनसे स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, ये लो स्पिंडल फाइबर निकाल दिए। अब स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, ये संकुचित होंगे, खींचेंगे, ये संकुचित जो होंगे यहां से जुड़ गए काइनेटोकोर से, अब ये संकुचित होकर खींचेंगे, खींचेंगे तो यहाँ से टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे तो ये एक 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 इस तरीके से यहाँ पर आपका आधा आधा क्रोमोसोम क्या पहुंच चुका, पोल के ऊपर पहुंच चुका। अब ये वापस से क्या हो गए, इनमें जो कंडेंशन हुआ था वापस खुल जाएगा, खुल जाएगा और उसके ऊपर वापस से क्या हो जाएगा, झिल्ली आ जाएगी, जो झिल्ली यहाँ पर गायब हुई थी वो झिल्ली यहाँ पर वापस आ जाएगी। क्लियर है, तो ये जो कंडीशन थी, अब दो केंद्रक में विभाजित हो गया एक केंद्रक, इसको आप कहते हो क्या, केंद्रक विभाजन। तो यहाँ पर जो केंद्रक विभाजन आपने देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन के बाद में अब बात आती है कि ये आपका हो गया सेल, सेल के अंदर अब हो गए दो केंद्रक। अब बात करते हैं केंद्रक तो हो गए अलग अलग, अब साइटोप्लाज्म जो है आपका कोशिका द्रव्य जो है उसको दो टुकड़ों में बांटना है। दो टुकड़ों में कैसे बांटे, साइटोप्लाज्म, अब ये दो टुकड़ों में बांटने की जो प्रोसेस है जंतु में अलग होती है और जो आपके पादप है उनमें अलग होती है। देखो मैं समझा देता हूं कि पादप में कैसे होगा, प्लांट में कैसे बटेगा। प्लांट में ज्यादा कुछ नहीं होता, प्लांट में सीधी सीधी बीच में से एक क्या बनती है, प्लेट बनने लगती है, एक प्लेट बनने लगती है, बिल्कुल बराबर जो है प्लेट बन जाती है। इस तरीके से किसी चीज का जमाव हो जाता है, किस चीज का जमाव होता है, गोल्जी बॉडी और ईआर अपने आप में यहाँ पर कुछ चीजों का जमाव कर देते हैं, ये जमाव हो गया। अब ये अलग एक कोशिका में बढ़ जाती है केंद्रक लेके, और ये अलग एक कोशिका में बढ़ जाती है। इस पट्टी को, इस प्लेट को कहा जाता है सेल प्लेट या कोशिका पट्टी, इसको क्या कहा जाता है, सेल प्लेट। सवाल कि पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन या पादपों में साइटोकाइनेसिस जो है किसके द्वारा होता है, तो आप बोलोगे सर सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा। यहां पर देखिए सेल प्लेट बन रही है, सेल प्लेट से क्या हो गया, आधा आधा कोशिका द्रव्य बट गया, तो हम कहेंगे जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है कोशिका पट्टिका, कोशिका पट्ट निर्माण, कोशिका पट्ट निर्माण के द्वारा जो पादप है उसके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य अलग अलग हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर है, तो कोशिका विभाजन में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कोशिका विभाजन की इस अवस्था में कोशिका द्रव्य के विभाजन से एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्लियर है, तो यहां पर मैंने पादप में बताया, अब जंतु की बात करता हूं। तो जंतु में किस तरीके से होता है, जंतु में थोड़ा सा अलग होता है। जंतु में क्या होगा, कोशिका खांच का निर्माण होगा। ठीक है, जंतु में कोशिका खांच का निर्माण होता है। अब कोशिका खांच क्या होती है, देखिए कोशिका खांच में क्या होता है, आपको बिल्कुल इजीली यहां पर हमने कहा ये कोशिका थी जिसमें अब ये केंद्रक विभाजन हो गया था। अब इसमें क्या होगा, इधर से एक खांच बनना स्टार्ट होती है, इधर से एक खांच बनना स्टार्ट होती है। कैसे बनेगी खांच, देखिए यहां से इस तरीके से, सॉरी ये जो थी ये इस तरीके से खांच बनना स्टार्ट होती है। क्लियर है, ये खांच बनी आपको यहां पर, ये देखो पहले ऐसे झिल्ली पूरी थी लेकिन ये झिल्ली अंदर की तरफ श्रिंक हो गई। अब ये आगे बढ़ते इसमें, ये इस तरीके से ये खांच नजर आ रही होगी आपको, ये केंद्रक, ये केंद्रक। आगे बढ़ेंगे ये खांच थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी, तो और आगे बढ़ेगी तो बढ़ गए ना आगे, और एक टाइम ऐसा आएगा ये खांच दोनों मिल जाएंगी, ये खांच दोनों मिल जाएंगी तो ये अलग कोशिका हो गई और ये अलग कोशिका। मतलब ये दोनों सेल थी, दोनों सेल थी, एक केंद्रक यहाँ एक केंद्रक यहाँ, ये फिर ये खांच इस तरीके से बढ़ रही है। देखिए इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और
ये हो गई, और ये दोनों कोशिका अलग हो गई। क्लियर है? इस तरीके से इसको बोलते हो आप कोशिका खांच विधि, इसको आप कहते हो कोशिका खांच विधि। क्लियर है? ठीक है, या इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको कहते हैं हम फरो, सेल फरो फॉर्मेशन, सेल फरो का निर्माण। तो हम कहें द साइटोप्लाज्म इन एनिमल, एनिमल यानी जंतुओं में क्या होता है, डिवाइडेड बाय द स्पेस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाय द फ्रेगमोप्लास्ट इन प्लांट्स। ठीक है, हम कहें जंतु कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो झिल्ली है प्लाज्मा झिल्ली जो है, इसमें खांच के द्वारा होगा, और पादपों में फ्रेगमोप्लास्ट, इस पट्टी को जो कोशिका यहाँ पर पादपों में जो ये पट्टी बन रही है सेल प्लेट, इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो इस फ्रेगमोप्लास्ट के कारण ये दोनों अलग अलग हो जाती है। क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल देखिए यहाँ पर एनिमल सेल में, ये देखो क्लीवेज, ये खांच बन रही है, ये खांच अंदर की तरफ बढ़े जा रही है, और ये दो कोशिका बन गई। और यहाँ पर प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल में यहाँ पर ये फ्रेगमोप्लास्ट आपको दिख रही है, ये पट्टी आपको दिख रही है, और इस तरीके से ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, इस तरीके से दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये होती है सेल प्लेट, और ये होती है आपकी सेल फरो, सेल फरो या खांच। ये कोशिका खांच विधि है, और ये सेल प्लेट मेथड है। तो आज का लेक्चर आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेल साइकिल से रिलेटेड जितने भी सवाल है मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर में हमने माइटोसिस पढ़ा था, नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस आप इस लेक्चर के अंदर देख सकते हो, मियोसिस मेरे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को टैप कीजिए, ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं मेरा, ठीक है, अनअकैडमी ऐप के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मेरे नाम का एक छोटा सा कोड है दिलीप 10, वो अप्लाई कीजिए, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।